हेलो फ्रेंड्स। मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है बिन पानी सब सून। आज प्रातः पहर से ही सूरज अपनी प्रचंड ऊष्मा बिखेर रहा था। शुष्क रेतीली हवाओं ने घर की खुशियां सोख उन्हें भी शुष्क बना दिया था। कल तक जिस घर ढोल नगाड़े बजते थे, आज मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कितने बरसों बाद घर में नई बहू का आगमन होना था, परंतु आज सवेरे आए एक संदेश ने पूरा माहौल खुशी से मातम में बदल दिया। कलावती अम्मा घर की चौखट पर दोनों हाथ सिर पर रखे बैठी थी। माथे पर पड़ी उम्र की रेखाओं ने चिंता की रेखाओं को भले ही छुपा लिया हो, परंतु आंखों में उमड़ते मेघ दिल की सारी व्यथा कह रहे थे। वो बार बार अपने आंचल से आंखों को पोंछ सारे पानी को सोख लेना चाहती थी। ये पानी उसके लिए कितने अनमोल थे, ये वो ही समझ सकती थी। बड़ा बेटा भैरव अम्मा के पास ही फर्श पर दीवार का सहारा लिए बैठा था। पगड़ी को सिर से उतार गोद में रख एक हाथ फर्श पर टिकाए आसमान की ओर फटी आंखों से देख भगवान से आज सारा हिसाब मांग रहा था। आंखों में रोष था, आंसू नहीं। इन आंसुओं को तो पानी बनाकर पीना वहां के लोगों ने कब का सीख लिया था। उन कोरी आंखों में न तो भविष्य के कोई सपने थे, न दिल में कोई उमंग। एक खुशी का पल आया जरूर था, पर वो भी पानी बन बह गया। मंझला बेटा घर पर लगी रंगीन कागज की झालरों को उतार कर ऐसे समेट रहा था जैसे कोई पतंग कट जाने के बाद मंझा समेट रहा हो। हाँ, उमंग की पतंग ही तो बिन बारिश के पानी से भीग खुशी की डोर से अलग हो गई थी और अब हाथ में मायूसी का मंझा था। भावहीन चेहरा लिए वो सब काम ऐसे कर रहा था जैसे ये उसका रोज का काम हो। वो बचपन से ऐसा ही था। उसकी आंखों में कभी किसी स्वप्न ने जन्म लिया ही नहीं। पिता की स्मृति छाया मात्र उसके मानस पटल पर अंकित थी। पिता की आकस्मिक मृत्यु ने बड़े भाई को उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी माँ और बड़े बेटे ने संभाली, तो छोटे भाई और घर की जिम्मेदारी मंझले ने। बड़े को माँ के साथ काम करते कुछ स्नेह के पल मिल जाते, छोटे को मंझले ने माँ सा प्यार दे पाला, पर मंझले को कोरी जिम्मेदारियों ने अपने आंचल में समेटा। गमगीन हवाओं ने ये संदेश पूरे गांव में पहुंचा दिया। धीरे धीरे लोग जुटने लगे। क्षेत्रफल के हिसाब से गांव छोटा नहीं था, परंतु आबादी के हिसाब से अब गांव में बहुत ज्यादा परिवार न थे। भरतपुर का शायद यही एक ऐसा गांव होगा जहां लड़की के जन्म पर उत्सव और बेटे के जन्म पर गम मनाते हैं। बेटा होगा तो जीवन भर कष्ट उठाएगा और बेटी तो इस गांव की छाया से दूर विवाह उपरांत दूसरे गांव चली जाएगी। गरीबी से बहुत मजबूर माँ बाप ही अपनी बेटी का विवाह इस गांव में करते। किसी की मजबूरी किसी की खुशी का कारण बनती और किसी परिवार में एक कुंवारे लड़के की संख्या में कमी आती। गांव के प्रत्येक परिवार में अविवाहित प्रौढ़ पुरुषों की संख्या ज्यादा है। विवाह और जन्म दर में कमी ने गांव को बूढ़ा बना दिया था। गांव में शादी या जन्मोत्सव से बड़ा कोई त्योहार न था, क्योंकि त्योहार तो हर वर्ष आते थे, परंतु शादी या बच्चे का जन्म इस गांव में वर्षों बाद होता था। ऐसा सौभाग्य कई वर्षों से इस गांव ने न देखा था। आज वर्षों बाद इस गांव में कलावती अम्मा के 33 वर्षीय छोटे बेटे माधव का विवाह था। सप्ताह भर से तैयारियां चल रही थीं। वर्षों से रखे बड़े बड़े बर्तन निकालकर साफ किए जा रहे थे। पतीलों की तली पर पीछे से मिट्टी का लेप चढ़ाया जा रहा था। खाना अब भी चूल्हे पर ही बनता था। घर को तीनों भाइयों ने मिलकर रंग रोगन कर
नया सा बना दिया था। माधव का कमरा चटक रंग से रंगा गया था। कलावती अम्मा ने अपनी कांपती उंगलियों से दरवाजे के दोनों तरफ गेरू और खड़िया से सुंदर चित्रकारी की, जिसे देख वो खुद ही प्रसन्न हुई जा रही थी। पानी के लिए लोहे के बड़े बड़े 4 ड्रम रखे गए थे, जिनमें 2 मटका पानी लाकर डालने की जिम्मेदारी गांव के प्रत्येक स्त्री और पुरुष की थी। कुछ लोगों को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने का काम, तो कुछ को सफाई का काम सौंपा गया था। सभी अपना काम खुशी खुशी कर रहे थे। कल से पूरे घर और पेड़ पर रंगीन तिकोनी झालरें सजाई जा रही थीं और आज सुबह उतारी भी जा रही हैं, जबकि विवाह का शुभ कार्य अभी संपन्न भी न हुआ था। मंझला झालर हाथ में लिए नीचे छत से उतर आया। तब तक गांव के लोग एकत्रित हो चुके थे। बड़ी बूढ़ी औरतें अम्मा को समझा रही थीं। अब तक अकेली अपने आंसुओं को पीती अम्मा औरतों के इकट्ठा होते छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। पेड़ के नीचे तख्त पर मर्दों की चौपाल लग गई। भैरव भी वहीं आकर बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद रुंधे गले से भैरव ने बोलना शुरू किया। आज एक बार फिर इस गांव का एक छोरा कुंवारा रह गया। जाने कब तक ये पानी हम सबको ऐसे ही कुंवारा रखेगा, कब तक हम सबकी खुशियों को रेतीला बनाता रहेगा। कितना छुपाया था कि गांव में पानी की दशा का पता ना लगे, लेकिन पता नहीं किसने खबर कर दी और लड़की ने ब्याह करने से मना कर दियो। हम 2 भाई तो कुंवारे ही रह गए। सोचा छोटे क्या ब्याह हो जावे तो घर में लुगाई आ जावेगी, पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। कहते हुए दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गया। मान सिंह का चेहरा लाल हो गया। वो भैरव का बचपन का दोस्त था, ब्याह उसका भी ना हुआ था। गुस्से से बोला, हमें पता है ये काम आगरा वालों का ही होगा, उन्हें ही हमारा वहां से पानी लेना खड़ता है। हम भी कोई शौक से नहीं जाते उनके गांव पानी लेने, कोई बगल में तो है ना, 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। अरे अपने गांव का कुआं भी जब गर्मी में सूख जाता है तो कोई क्या करे। पीछे से माखन बोल पड़ा, भाई गर्मी के दिनों की बात नहीं ये, केवल ये हम लोग तो हमेशा ही प्यासे रहते हैं। एक ही कुआं है अपने गांव में जिसमें पानी आता है, वो भी 2.5 किलोमीटर दूर है। दिन का आधा पहर तो पानी ढोने में ही निकल जाता है। गांव के कितने परिवार तो फरवरी आते ही गांव छोड़ नौकरी करने चले जाते हैं और बरसात बाद जब कुएं में पानी आता है तब लौट कर आते हैं। ऐसे में कौन देगा अपनी लड़की हमारे गांव। प्रधान जी, आपको सरकार को पत्र लिखना चाहिए, वही हमारी पानी की समस्या के लिए कुछ करें। बेटा, सरकार भी हमारी किस्मत के आगे हार गई है। सरकार ने हैंड पंप लगवाए, टंकी बनवाई, लेकिन पानी ही नहीं आया। पानी धरती में इतना नीचे चला गया है कि हम प्यासे ही रह जाते हैं। अब तो लगता है पानी के लिए तड़पते ही प्राण निकल जाएंगे। कहते हुए उठ खड़े हुए। तभी किसी को माधव का ख्याल आया। माधव सुबह से दिखाई न दिया था। उधम सिंह के बेटे ने शादी टूटने पर आत्महत्या कर ली थी, कहीं माधव भी तो नहीं। ऐसा ख्याल आते ही भैरव घर के अंदर दौड़ा। पूरे घर में देखाया, माधव न मिला। पड़ोस में पता किया, उसके दोस्त यारों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। शंका के बादल गहरे होते जा रहे थे। चारों तरफ लोग दौड़ रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। सूरज सिर पर चढ़ प्रचंड होता जा रहा था। गरम से बेहाल भैरव पेड़ का सहारा ले वहीं बैठ गया। गर्मी ने सबकी शक्ति निचोड़ ली थी। जिसे जहां आसरा मिला वो वहीं बैठ गया। तभी किसी ने आवाज लगाई, अरे कोई कुएं पर भी देखा हो, कहीं उसी में तो कूद कर जान न दे दी हो।
उधम सिंह बोल पड़े, कुएं में तो पानी भी ना है इतना कि कोई उसमें डूबकर मर सके। इतना पानी होता तो ये दिन न देखना पड़ता। भैरव का मन न माना, वह कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। गांव के कुछ लोग भी उसके पीछे हो लिए। रास्ता लंबा था, उम्र और तपिश पैर की बेड़ियां बनती जा रही थी। किसी तरह हाँफते हुए कुएं के समीप जा पहुंचा। पहुंचते ही सांस थम गई। माधव कुदाल लेकर पड़ती पड़ी धरती पर बेतहाशा प्रहार कर रहा था। पूरी देह तपी हुई चट्टान सी दहक रही थी। चेहरे ने सूरज की लालिमा को सोख लिया था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि मस्तिष्क पर गहरा आघात हुआ है। भैरव ने आगे बढ़ उसके हाथ से कुदाल लेने का प्रयास किया तो माधव ने उसे दूर ढकेल दिया और फिर प्यासी धरती पर ऐसे प्रहार करने लगा मानो आज धरती का सीना चीर पानी की धार प्रवाहित कर देगा। उसकी मनोदशा ठीक न देख लोगों ने उसे पकड़ कुदाल एक तरफ फेंक उसे वहीं बैठा दिया और कुएं से पानी खींच उसका मुंह हाथ धुलाया। माधव के कुछ संयत होने पर सबने उसे घर चलने को कहा तो उसने एक और इशारा किया जहां कुछ पौधे रखे थे। थोड़ा पानी हलक में उतार उसने बोलना शुरू किया। आज सुबह जब ब्याह टूटने की खबर आई तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खुद को इतना तिरस्कृत और मजबूर कभी महसूस न किया था। आत्महत्या के विचार दिमाग को जकड़ रहे थे। दरवाजा खोल रस्सी लेने बाहर आया तो घर के बाहर बचपन में मेरे लगाए एकमात्र छायादार पेड़ के नीचे सबको बैठे देखा। पल भर में नकारात्मक सोच सकारात्मक हो गई और मेरे कदम कृषि सेवा केंद्र की ओर बढ़ गए। मैंने निश्चय किया गांव में इतने पेड़ लगाऊंगा जिससे गांव में बारिश की कमी न हो और पेड़ की जड़ें बारिश के पानी को धरती के अंदर सोख कर रखेंगी, जिससे कुएं में भी हमेशा पानी रहेगा और फिर गांव का कोई लड़का मेरी तरह कुंवारा न रह जाएगा। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और वो कुदाल उठाने आगे बढ़ा तो सब ने गांव में 10-10 पेड़ लगाने और उसकी देखभाल का प्रण लिया। फिर क्या हुआ अम्मा? अम्मा को शांत देख बच्चों ने पूछा तो अतीत के दरवाजे बंद कर अम्मा वर्तमान में लौट आईं और बोली, फिर बीते 16 सालों में सबने मिलकर इतने पेड़ लगाए कि हर तरफ हरियाली हो गई। गांव में 4 कुएं खुद गए। अब किसी को पानी की दिक्कत नहीं होती। अब गांव में कोई लड़का कुंवारा नहीं रहता। जानते हो तुम सब ये किसकी वजह से हुआ? तुम्हारे माधव काका की वजह से। आज भी वो हर साल बारिश के मौसम में 10 पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसीलिए तो सब उन्हें पेड़ बाबा के नाम से बुलाते हैं। उसने तो अपना जीवन ही पेड़ को समर्पित कर दिया। कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। गांव की बूढ़ी अम्मा का अब यही काम था। बच्चों को इकट्ठा करती और पेड़ बाबा की यश गाथा सुनाया करती, जिससे बच्चों को भी पेड़ लगाने की प्रेरणा मिले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रेरणादायी कहानी? बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।